चिल्ड्रन इस पार्ट से आपको कम से कम 12 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को आपको वीडियो पॉज कर करके सॉल्व करना है। अगर प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो सोल्यूशन से हेल्प ले लेनी है। इनका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वोल्ट मीटर रीड्स 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ R1 and R2. See the solution. Then one question which will be having a circuit and you have to calculate I1, I2 and I3. मैं लूप लॉ की जगह जंक्शन लॉ यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसमें गलतियाँ बहुत कम होती हैं, उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कम होता है। तो मैंने उसी तरह से किया है, पर अगर आप लूप लॉ यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं किरचॉफ का सेकेंड लॉ। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके जाइए। हर साल एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का ज़रूर आता है। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें एक बैटरी दी रहती है, कुछ सेल सीरीज़ में लगे रहते हैं, और फिर उसी रो को पैरेलल में कुछ 3-4 रोज़ जो है वो पैरेलल में जोड़कर और फिर उसका ईएमएफ पूछते हैं। तो ये उसका सोल्यूशन है। पहले आप एक सीरीज़ में जो है उनका टोटल ईएमएफ निकालेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज़ में है तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद जो ईएमएफ एक ब्रांच का आता है, इस पूरी बैटरी का ईएमएफ वो ही पर्टिकुलर हो जाएगा। ध्यान रखना, ईएमएफ उतना ही रहेगा। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस जो सीरीज़ में आया है, ये तो सीरीज़ में निकालने के लिए यहाँ पे 10 सेल थे, तो देखो 10 सेल्स और एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सीरीज़ के एक ब्रांच का रेजिस्टेंस हो गया इंटरनल। और फिर पैरेलल में जुड़ेंगे तो 1.25 ओम रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि आप पैरेलल में जब निकालेंगे तो 5 ओम के रेजिस्टेंसेस पैरेलल में 4 से डिवाइड करके मिलेंगे। पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाते हैं। ध्यान से इस सॉल्यूशन को देख लो। इसी तरह से ये क्वेश्चन 2 आइडेंटिकल सेल हैं, इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में करंट फ्लो करा रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। कैपिटल आर की वैल्यू 10 ओम दी है। सोल्यूशन ये रहा, आप इसे सॉल्व करिए खुद से, और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप सोल्यूशन से हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद जो I1 I2 निकालने वाला सर्किट था, वो ये थोड़ा सा पिछली बार से डिफरेंट दिख रहा है, एक्चुअली है नहीं। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। इसकी जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू। इसके बाद ये दो जो डेरिवेशंस कह लो या सर्किट डायग्राम, बहुत एक्सपेक्टेड है। पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके ईएमएफ का रेशियो निकालना और पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। ये दो सर्किट डायग्राम ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और ये उनका वर्किंग फार्मूला जो साथ में पूछते हैं। तो जो आप इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे बेटा, ध्यान करिए, ये पोटेंशियोमीटर वायर AB है, ये बैटरी है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। पोटेंशियोमीटर वायर का इतना पार्ट हर सर्किट में रहता है। इसके अलावा जॉकी और ये गैल्वेनोमीटर और पॉजिटिव टर्मिनल से ये वायर, यहाँ तक का पूरा हिस्सा अगर मैं इसे हाईलाइट करूँ तो इतना हिस्सा पोटेंशियोमीटर का दोनों सर्किट में आपको मिलेगा, जो ये शेडेड पार्ट है, ठीक है। और जो आपको चेंज मिलेगा वो ये सेकेंडरी सर्किट है। E1 और E2 के रेशियो के लिए ये इस तरीके से है, और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये इस तरीके से है। तो बेटा इसको तो तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, 2-3 बार 4 बार इसको बना के लर्न करना पड़ेगा। और ये है वर्किंग फार्मूला। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मुझे बहुत उम्मीद है कि या तो ये पूछेंगे और या फिर इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल 24 में आ चुका है, इसलिए मुझको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई सर्किट डायग्राम आपसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए, और फिर बिना देखे उसको 2-3 बार बना के क्लियर करिए। अब ये क्वेश्चन भी मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आपको पेपर में 2 मार्क्स का मिल सकता है। वाई पोटेंशियोमीटर इज़ प्रेफर्ड ओवर वोल्टमीटर। Voltmeter has high but finite resistance, so it draws some current from the main circuit and therefore gives incorrect observation. But potentiometer takes observation when it draws zero current. So potentiometer gives correct value of potential difference. That is why potentiometer is preferred over voltmeter. इसके बाद ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, ये वाला इससे पहले मैं बोल चुकी हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, ईएमएफ ऑफ अ सेल, इसका मुझे डेफिनेशन लगता है कि पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन जो मीटर ब्रिज है या व्हीट स्टोन ब्रिज है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। इसमें 1, 2, ये इतना पार्ट वायर का और इतना पार्ट वायर का, ये 4 रेजिस्टेंसेज हो गए।
गैल्वेनोमीटर में जब नल डिफ्लेक्शन होगा तो P/Q बराबर R/S। जो रेजिस्टेंस इधर है वो L1 के प्रोपोर्शनल होगा, तो आप उस R की जगह L1 लिखेंगे और S की जगह आप L2 लिखेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये रहा उसका सॉल्यूशन। इसके बाद ये क्वेश्चन, इसे भी ज़रूर प्रैक्टिस कर लो, एक बार करके देख लो कि तुम्हें आता है या नहीं। अगर ये न्यूमेरिकल जो मैं यहाँ पर तुम्हें दिखा रही हूँ, ये न्यूमेरिकल तुमने प्रैक्टिस कर लिए तो मुझे बहुत यकीन है कि तुमको इसमें से 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो मिलेंगे। पर न्यूमेरिकल आपको करना पड़ेगा, ये आप लर्न नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल एग्जैक्टली रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन सेम प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक रेजिस्टेंस पहले वो इसकी वैल्यू निकलवाते हैं और फिर पूछते हैं कि अगर नल डिफ्लेक्शन इस कंडीशन में 40 सेंटीमीटर पे मिल रहा है तो कितना रेजिस्टेंस हम ऐड कर दें कि ये डिफ्लेक्शन 40 की जगह 50 पे मिलने लगे। तो आप ज़रूर इस सॉल्यूशन को देख लो, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, ये पहले से थोड़ा सा अलग है, तो मैंने एक्चुअली टाइप ऑफ न्यूमेरिकल देखे कि कितनी तरह के बोर्ड में पूछे गए हैं और उनके हिसाब से मैंने 25 न्यूमेरिकल्स टोटल करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्टरनेटिंग करंट और मैग्नेटिज्म से निकाले हैं। अच्छा, ये एक सवाल है जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें इस तरीके से 2-3 सेल इस ब्रांच में, 2-3 सेल इस ब्रांच में, और पूछते हैं कि ए और बी के अक्रॉस ईएमएफ कितना होगा। तो इसको कैसे करते हैं ध्यान से देखो। एक एंड को आप 0 वोल्ट असाइन कर दो, फिर यहाँ से आप चले तो क्योंकि जो कनेक्टिंग वायर है उसमें कोई रेजिस्टेंस हम मानते हैं कि नहीं है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कोई लॉस नहीं होता। तो यहाँ पर भी जब आप पहुँचोगे तो आप 0 वोल्ट के साथ पहुँचे। फिर आप सेल के निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल गए तो 4 वोल्ट का राइज हुआ। तो जब आप इस पॉइंट पे पहुँचे तो आप 4 वोल्ट के साथ पहुँचे। आगे बढ़े तो एक्चुअली हम किरचॉफ लॉ का ही यूज़ कर रहे हैं। 4 वोल्ट से आप फिर 4 वोल्ट का राइज लेकर यहाँ पहुँचते तो 8 वोल्ट। तो ये वाला एंड 8 वोल्ट, ये वाला 0 वोल्ट। इसी तरह से जब यहाँ देखोगे तो तुम पाओगे कि इसके अकॉर्डिंग भी ये वाला 0 और ये वाला 8। तो इस बैटरी से एक्चुअली इससे भी 8 वोल्ट, इससे भी 8 वोल्ट, और जब आप इतने सेल को पैरेलल में कनेक्ट करके बैटरी बना रहे हो तो आपको सिर्फ 8 वोल्ट ही मिल रहा है। तो सेल के नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है। एक ब्रांच में जितना वोल्टेज मिल रहा है उतना ही आपको पूरी बैटरी से मिलेगा। इसके बाद LCR सर्किट आ गया है। ये जो 14 क्वेश्चंस हैं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के थे। अब LCR सर्किट में भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर तुमको इम्पीडेंस पूछेंगे, करंट पूछेंगे, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट पूछेंगे, पावर फैक्टर पूछेंगे। तो ये क्वेश्चंस आप ध्यान से देख लो, सॉल्व करो खुद से, और अगर प्रॉब्लम पड़ती है तो सोल्यूशन की हेल्प ले लो। यहाँ देखो, यहाँ पर एक वोल्टेज और करंट की इक्वेशन दी है और पूछा है फेज डिफरेंस ई और आई में। तो मैं जल्दी से तुम्हें ये निकालने का तरीका भी दिखा दूँ। ये है पीक वैल्यू ऑफ EMF साइन 2 पाई FT। ये है पीक वैल्यू ऑफ करंट साइन 2 पाई FT प्लस एक एंगल। इन दोनों को देखो, फेज डिफरेंस ये एंगल हो जाएगा सिंपल। तो फेज डिफरेंस π/3 और एवरेज पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS cos phi। VRMS और IRMS निकलता है पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करने से, और फेज डिफरेंस अभी हमने निकाला है तो cos phi पावर फैक्टर कहलाता है, और phi की वैल्यू यहाँ रख के आप पावर, एवरेज पावर कंज्यूम्ड निकाल लेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है, तो इसको भी आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि करंट और कैपेसिटेंस बताओ, और थोड़ा सा अलग है, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज बता रखा है, कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज। तो इसकी हेल्प से V/R करके हम करंट निकाल लेंगे, और यहाँ पर I इंटू रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटेंस, ये इक्वल टू ये वोल्टेज 60 होगा, और इससे हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाली है। ये वाला क्वेश्चन R और L है, और तुमको इम्पीडेंस, करंट, फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I वो पूछा गया है। इसी तरह से इस क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 200 वोल्ट AC जो है वो प्राइमरी को अप्लाई की गई और 2000 वोल्ट आपको सेकेंडरी में मिली, तो करंट का रेशियो बताओ। पावर नहीं आपको मिलता है, गेन नहीं होता, पावर गेन नहीं होता है ट्रांसफार्मर में। अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट कम हो जाती है। तो आपने सेकेंडरी के पावर और प्राइमरी की पावर को इक्वेट करके करंट का रेशियो निकाल लिया है। यहाँ पर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस केवल यूज़ किया गया है और क्वेश्चन पूछा गया है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। अब ये आपका मोशनल EMF से न्यूमेरिकल है। बेटा मैं फिर रिपीट कर दूं, मोशनल EMF से इस बार मुझे बहुत ज़्यादा ये फीलिंग आ रही है कि क्वेश्चन या तो डेरिवेशन या न्यूमेरिकल मिलेगा। तो आप इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करो, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डेरिवेशन दिया है उसको भी अच्छे से करके जाओ। इसके बाद मैग्नेटिज्म,
अप टू क्वेश्चन नंबर 21 आपको अल्टरनेटिंग करंट से मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, और फिर 22 आपका मोशनल ईएमएफ से हो गया, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इंपॉर्टेंट, और फिर ये मैग्नेटिज्म से। तो क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर इस तरह का कोई सवाल पूछा जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आना चाहिए। ये पूरा आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ लो, और इसका पीडीएफ भी मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो आप चेक कर लो कि आपको इस तरह के सवाल करने आते हैं या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसका सॉल्यूशन से इसको समझ लो। तो ये 25 क्वेश्चंस आपके हो गए ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से। मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो।